गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेगमेंट में हम यूपीएससी टॉपर रही कांता जहांगीर की कॉपी देखेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये इससे पहले भी हम लोगों ने इनकी कॉपी देखी है, लेकिन ये नई कॉपी है और इस सेगमेंट को दिखाने करने का यही मतलब है कि भैया आज की डेट में यूपीएससी में आंसर राइटिंग बहुत महत्वपूर्ण हो गया। देखिए, आपको सभी को मालूम है, जो प्री एग्जाम होता है उसके नंबर मेरिट डिसाइड नहीं करते हैं, उसमें सिर्फ पास होना होता है। ये नंबर आपकी रैंक निर्धारित नहीं करती है। सारा गेम मेंस का है और मेंस में कितने नंबर का है? 1750 नंबर का है और 1750 पूरे के पूरे आपको लिखने होते हैं। तो लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको यूपीएससी की अंतिम लिस्ट में जगह बनानी है, अंतिम सिलेक्शन पाना है, चयनित होना है, तो प्लीज लिखना होगा। ठीक है, अब देखिए, हम लोग जब इस कॉपी को डिस्कस करते हैं, चीख चीख के मैं कॉपी को डिस्कस करता हूं और हम एवी कॉपी को नहीं ले आते हैं। ठीक है, इसके पीछे बहुत सी वजहें छिपी हैं कि प्लीज इसके टेक्निक को समझिए। ठीक है, अब बहुत से लोग, अभी मैं कॉपी जब डिस्कस करूंगा, अभी आपको टॉपर की कॉपी दिखाने जा रहा हूं, अब इसको जब डिस्कस करूंगा तो कई बार मेरे जुबान से निकलता है कितना अच्छा लिखा है, तो लोग कई बार इससे अनुमान लगाते हैं कि हैंड राइटिंग कितनी अच्छी है। तो प्लीज हैंड राइटिंग बिल्कुल नहीं मैटर करती। लोग कहते हैं इससे अच्छा तो 6th और 7th के बच्चे लिखते हैं, 5th क्लास के बच्चे लिखते हैं। तो हैंड राइटिंग यहां मैटर नहीं करती, प्रेजेंटेशन मैटर करता है। किस तरह से प्रदर्शित किया है अपने उत्तर को, क्या टेक्निक लिखी है लिखने की, क्या प्रेजेंटेशन करने की क्या शैली है, स्किल को समझिए। प्लीज स्किल डेवलप करिए। आंसर राइटिंग का जब भी बात आंसर राइटिंग की आती है तो स्किल डेवलप कीजिए। लिखने को तो भाई एक पॉलिटिशियन भी खूब लंबी चौड़ी भाषण लिख सकता है, लेकिन स्किल क्या है? देखिए भैया, इतना बड़ा सिलेबस और एक क्वेश्चन को 200 शब्दों में यहां पे लिखना होता है और क्वेश्चन में बहुत कुछ 200 शब्दों में आपको डालना होता है। वो 200 शब्दों में आप कैसे डाल सकते हो, ये टेक्निक टॉपर्स की कॉपी को लगातार देखते हुए सीखोगे। अब बहुत से लोग कहते हैं कि मैं सेगमेंट को शुरू करता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि आंसर राइटिंग चेक कहां कराएं, तो आप एक काम करिए, आज मैं जीमेल आईडी नहीं दूंगा ओनली यूपीएससी की। मैं ये कहता हूं कि यदि आपने लिखना ही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपने आंसर लिखिए। 200 शब्दों से 250 शब्द, मतलब ये मानिए अधिकतम कम से कम 150 से 250 शब्द अधिक से अधिक आपको लिखने होते हैं। तो ये तो बहुत छोटा से शब्द हैं और आप इसे कमेंट्स बॉक्स में भी अपने आंसर लिख सकते हैं क्वेश्चन डाल के। ठीक है, तो उसका रिवर्ट यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन विकल्प है, आप इसका प्रयोग करिए और इसी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अपने आंसर लिखिए, इसका रिप्लाई दिया जाएगा आपने कैसे किया है। ठीक है, इस पर रिव्यू करके। ठीक है, बाकी भैया इस सेगमेंट को लीजिए, इंपॉर्टेंट लीजिए। मैं कहता हूं भैया चीख चीख कर इसलिए बताता हूं क्योंकि इस सेगमेंट के मर्म को समझिए। ठीक है, अब चलिए चलते हैं यहाँ पे कॉपी देखते हैं। ठीक है, इन्होंने कैसा लिखा है और देखिए जो मैं बात बोल रहा हूं, स्किल और टेक्निक और प्रेजेंटेशन को देखिएगा अभी कॉपी देखते समय। ठीक है, चलिए भैया शुरू करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी कि पॉक्सो अधिनियम 2012 के प्रमुख उद्देश्यों की पहचान कीजिए, साथ ही इसके क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। अब देखिए, पॉक्सो अधिनियम पे प्रश्न पूछ लिया है 2012 के पॉक्सो अधिनियम, क्या उद्देश्य क्या है और इसमें आने वाली, मतलब इसे इंप्लीमेंट करने में क्या चुनौतियां आती हैं, इस पर आपको डिस्कस करना था। ठीक है, अब कांता ये यूपीएससी टॉपर रही हैं, ये कॉपी कैसे लिखते हैं ये देखते हैं। चलिए, अगर आपको पॉक्सो अधिनियम नहीं मालूम है तो अभी इन्होंने लिखा है, आपको समझ में आ जाएगा ये अधिनियम है क्या। ठीक है, चलिए भैया टेक्निक को समझिएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, शुरू करने से पहले टेक्निक को समझिएगा, किस तरह से लिखते हैं, कि शॉर्ट शब्दों में लिखते हैं। ठीक है, देखिए लिखती है कि पॉक्सो अधिनियम 2012 बालक बालिकाओं की रक्षा हेतु अच्छा प्रयास है इस अधिनियम द्वारा। ठीक है, क्या लिख दिया है? पॉक्सो अधिनियम को ज्यादा डिस्कस नहीं किया। अब देखिए, ये बालक बालिकाओं की रक्षा हेतु ये अधिनियम है, बस इतना ही एक लाइन में पॉक्सो अधिनियम 2012 को थोड़ा सा इनिशिएट कर दिया है, इस पे पहल कर दी है कि है क्या आखिरकार। ठीक है, आप शुरू करते हैं। अब इस अधिनियम द्वारा इन्होंने क्या लिखा है, देखिए पॉइंट में लिखती है। प्रेजेंटेशन को समझिए, प्रदर्शन करने को समझिए, एक उत्तर को कैसे आपको सामने टीचर के सामने, एग्जामिनर के सामने आपको प्रेजेंट करना है। देखिए, आपकी वो लिंग, जाति, धर्म, नाम कुछ नहीं जानता, आप लड़की हैं, लड़के हैं, जाति, धर्म कुछ नहीं जानता, आपको यूपीएससी एग्जामिनर को कैसे खुश करना है, अपनी जो इंक है, अपनी लेखन शैली से उसे क्या करना है, प्रभावित करना है, ताकि वो उसके जो पेन है उससे अधिक से अधिक मार्क्स निकले। ठीक है, अब देखिए
लिखते कैसे हैं कि बच्चों के प्रति यौन अपराधों के खिलाफ कठोर दंडात्मक प्रावधान है। मतलब पॉक्सो अधिनियम में ये इसके जो अधिनियम द्वारा क्या क्या किए गए हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, ये बताती हैं। ठीक है, दूसरे पे लिखते हैं अदालती कार्रवाई बंद कमरे में होगी, ये इस प्रावधान के अंतर्गत आता है, इस अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, लिखते हैं बच्चों को 24 घंटे के अंदर मेडिकल मुआयना तथा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाना। आगे लिखती हैं कि मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम का कार्य है। ठीक है, आगे लिखती हैं अगले पॉइंट में, कार्रवाई पूछताछ के दौरान एक महिला कांस्टेबल आवश्यक रूप में होगी, रहेगी। ये देखिए पॉइंट में लिख रही हैं, कितना देखिए पैरा में जब लिखोगे तो आप शब्द आप अधिक से अधिक आयाम भी कवर नहीं कर पाओगे, स्टेप भी नहीं लिख पाओगे। आपको क्या लिखना हो, एसडीएम के बाद 24 घंटे के अंदर आपने लंबा लिख दिया, एसडीएम की कार्रवाई है, एसडीएम को ये कर सकता है। भाई इसमें आप देखिए भटकाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए, एक उत्तर सटीक होना चाहिए, जो वो चाहते हैं, जो कमीशन चाह रहा है। वो क्यों प्रश्न चाह रहा है, क्योंकि आप 200 शब्दों में टू द पॉइंट जो वो क्वेश्चन की डिमांड है उसको फुलफिल करें। देखिए यूपीएससी आज की डेट में डिमांड और सप्लाई पे वर्क कर रहा है। डिमांड और सप्लाई ये जो दो वर्ड है उसे ध्यान में रखिए। डिमांड क्या है, आपको उनकी डिमांड देखनी है और सप्लाई कर देना है, इस पे आंसर राइटिंग करनी है, डिमांड सप्लाई पे वर्क करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए कार्रवाई के दौरान ये देखिए ये स्टेप देखिए पॉइंट पॉइंट में लिखती हैं बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव ना पड़े, यह प्रयास किया जाएगा। ठीक है, ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स अधिनियम में हैं। अब आगे लिखती हैं, हालांकि यह अधिनियम बच्चों को यौन शोषण से मुक्ति दिलाता है, परंतु कुछ चुनौतियां हैं। अब एक पॉइंट में देखिए इन्होंने क्या किया है, यहां पे इन्होंने पॉक्सो जो अधिनियम है उसके बता दिया है कि यह अधिनियम क्या क्या है और कैसे कैसे काम करता है, इसके अधिनियम द्वारा क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, अब देखिए इन्होंने अगले पॉइंट में इन्होंने क्या कर दिया है, लिखा है कि हालांकि यह अधिनियम बच्चों को यौन शोषण से मुक्ति दिलाता है, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। जो प्रश्न में पूछा था कि चुनौतियां क्या है, वो इन्होंने यहां पर अब शुरू करती हैं। देखिए क्या लिखती है कि अधिकतर मामलों में अपराधी घर के सदस्य ही होते हैं जिसमें बच्चे कुछ कह नहीं पाते। और हम जानते हैं अधिकतर ऐसे मामले हैं पॉक्सो अधिनियम में जब बच्चों का जो शोषण घर के सदस्य ही करते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे बाल अपराध होते हैं, बच्चों के साथ यहाँ पे रेप की घटनाएं करी जा रही हैं, जो रिलेटिव ही होते हैं, घर के सदस्य ही होते हैं, रेप का अंजाम दे देते हैं। इस तरह की चीजें होती हैं, घर में ही उनका यौन शोषण किया जाता है और बच्चे कह भी नहीं पाते, ये चुनौती है। ठीक है, अब देखिए लिखते हैं अदालती कार्रवाई पुलिस का व्यवहार उसके मासूम दिमाग पर बुरा प्रभाव छोड़ता है। मतलब जब किसी बच्चे के साथ ऐसा होता है, उसे अदालती कार्रवाई पुलिस की प्रक्रिया से गुजरना होता है, तो उसके मानसिक जो विचारधारा है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ये इसके डीमेरिट हैं। लिखती हैं जागरूक एवं प्रचार प्रसार की कमी, ये भी रीजन है। ठीक है, तीन पॉइंट में इन्होंने क्या कर दिया है, यहां पे इसकी चुनौतियों को डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अब आगे क्या लिखती हैं बच्चे देश का भविष्य हैं, अतः इनकी रक्षा न केवल सरकार बल्कि समाज परिवार का भी प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए हाल में ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा हेल्प मी WCD नामक हैशटैग शुरू करना, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग RTE ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो बच्चे पुनः समाज के साथ जोड़ने में सहायक होंगे। मतलब देखिए इन्होंने अगले पॉइंट में क्या कर दिया है, इन्होंने अगले पॉइंट में गवर्नमेंट द्वारा जो स्टेप्स लिए गए हैं, ये इसके तहत कि जिस तरह से देखिए कोई अधिनियम लाया गया गवर्नमेंट बच्चों के लिए, ये जो स्टेप्स गवर्नमेंट द्वारा लिए गए हैं वो इन्होंने तीसरे पॉइंट में डिस्कस कर दिया है। ठीक है, इनका उत्तर समाप्त हो जाता है। तो एक क्वेश्चन को टेक्निक को समझिए, ज्यादा कुछ यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं यूज किया है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, पॉक्सो एक्ट में क्या किया, इन्होंने क्या किया कि एक लाइन में पॉक्सो एक्ट बता दिया कि बालिकाओं की रक्षा के लिए है, और इन्होंने इस प्रावधान की बता दिया 3-4 पॉइंट कि इसमें क्या क्या चीजें हैं शामिल हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था चुनौतियां क्या क्या है, तो 3 पॉइंट में इन्होंने क्या कर दिया है, चुनौती बता दिया है 3 पॉइंट में कि इस अधिनियम में ये चुनौतियां हैं, इस पे वो काम होना चाहिए। बाकी इन्होंने क्या कर दिया है कि गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिए हैं इसके तहत वो इन्होंने डिस्कस कर दिया और उत्तर इनका समाप्त हो गया है। तो भैया स्किल को समझिए कि किस तरह प्रेजेंटेशन करना है। यहां मैं बार बार कह रहा हूं कि प्लीज आंसर लिखने की क्षमता, स्किल, राइटिंग स्किल, शैली को समझना होगा। ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड को समझना होगा, उसके बाद उस पर सप्लाई करना होगा, डिमांड सप्लाई पे वर्क करना होगा। ठीक है,
तो भैया इन चीजों को समझिए, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसके टेक्निक को समझिए। प्लीज अपने आंसर को इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप अपने आंसर लिखें। 200 से 150 से अधिकतम 250 शब्दों में आपको लिखना होगा, तो आप प्लीज इसे लिखें, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि चर्चा कीजिए, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। चर्चा कीजिए कि मनरेगा कार्यक्रम की अभिकल्पना यानी कि डिजाइन इसे अन्य विकास कार्यक्रमों की तुलना से में कैसे अधिक सफल बनाती है। मनरेगा पे प्रश्न पूछा है कि ये जो मनरेगा कार्यक्रम है, अभी आपको नहीं मालूम होगा यदि मनरेगा, तो आगे अभी डिस्कस किया है कोई आंसर में, तो उसे हम देख लेंगे। कहा है कि मनरेगा जो कार्यक्रम है वो अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की तुलना में कैसे अधिक अच्छी है, अधिक सफल बना रही है, इस पर डिस्कस करना है। साफ उत्तर है, एकदम सटीक उत्तर है। देखिए क्वेश्चन को मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करने, इनके आंसर राइटिंग को दिखाने से पहले एक चीज बता दूं आपको कि जब भी आपको कोई प्रश्न दिखे, यूपीएससी में भी दिखे या फिर जैसे कि आप कहीं मॉक टेस्ट देते हो, तो आपको ये देखना जरूरी हो जाता है। जब भी आपको कहीं कोई टॉपिक पढ़ रहे हो करंट का, तो जब भी करंट के टॉपिक पर पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक को डील करने से पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये यूपीएससी के सिलेबस में किस पेपर, किस जीएस पेपर पे ये बैठता है ये टॉपिक। मतलब किस जीएस पेपर 1 में बिलोंग करता है ये टॉपिक, 2 में बिलोंग करता है, किस टॉपिक, ये जो टॉपिक है वो किस यूपीएससी के सिलेबस के किस पेपर से बिलोंग करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप अपनी जो आंसर राइटिंग की प्रक्रिया है वो अच्छी कर पाओगे, ठीक है। अब देखिए मनरेगा को डिस्कस करना, आगे लिखते हैं कि भारतीय ग्रामीण समाज को संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार रोजगार का अधिकार एवं गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 41 के अनुसार बेकारी से मुक्ति, 46 गरीब एवं दुर्लभ वर्गों की रक्षा इत्यादि उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 2008 में लाया गया, ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि देखिए टेक्निक को समझिए, एक ज्यादा से ज्यादा ये 2 से 2.5 लाइन में लिखा है, ठीक है। ये छोटी कॉपी होती है यूपीएससी की, अगर नॉर्मल आप लेते हैं तो 2 से 250, इसे अधिक से अधिक 1 मिनट लगा होगा इस पैरा को लिखने के लिए, बहुत अधिक बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता है, ठीक है, कि आपने क्वेश्चन देखा तो आपको माइंड में आ जाना चाहिए कि ये सेगमेंट इस प्रश्न में हमें कवर करना है, ठीक है। ये टॉपिक, ये मुद्दे हमें इस क्वेश्चन में देखना है, ठीक है। जैसे ही आप क्वेश्चन को देखते हैं आपको आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए इसकी डिमांड क्या है और इसे मैं किस तरह से सप्लाई करूंगा, ठीक है। डिमांड और सप्लाई, ठीक है। अब देखिए मनरेगा को इन्होंने डिस्कस किया है कि किस प्रकार से, जैसे अनुच्छेद 21 जो है वो रोजगार का अधिकार एवं गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, ये 21 के तहत आता है, ठीक है। तो किस तरह से ये जो अनुच्छेद है 21 हो गया, 41 हो गया और 46 हो गया, ये तीनों अनुच्छेद को कवर करते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जो 2008 में लागू किया गया था वो लाया गया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखते हैं, एक लाइन में इन्होंने बता दिया है, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगा होगा, ठीक है। आगे लिखते हैं कि मनरेगा कार्यक्रम की कुछ विशेषताएं हैं। अब विशेषताएं इन्होंने डिस्कस करना चाहा, लिखते हैं यह भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 द्वारा लाया गया, जो इसे वैधानिक ढांचा प्रदान करता है, ठीक है। इस तरह से लिखा, ठीक है। ये देखिए अब आगे लिखते हैं यह अन्य कार्यक्रमों की अपेक्षा पूर्ति आधारित ना होकर मांग आधारित कार्यक्रम है, ठीक है। अब मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि मेरी जो मैं बोलता हूं उससे बढ़िया थोड़ा सा स्क्रॉल कर दूं तो इसमें ज्यादा अच्छा है, तो मैं थोड़ा बोलकर इसे स्क्रॉल करता हूं बिना बोले, ठीक है। आप इसे पढ़िए और समझिए, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, देखिए देखिए लिखा है कि इस योजना के तहत प्रति परिवार को 100 दिन की गारंटी शुदा काम करने का अधिकार दिया जाता है। देखिए इन्होंने जिक्र किया है कि ये जो योजना है महात्मा गांधी जो भी मनरेगा योजना है, इसके अंतर्गत 100 दिन की गारंटी, मतलब उन्हें काम दिया जाएगा 100 दिन, कम से कम 100 दिन का काम इस कार्यक्रम के तहत दिया जाता है। और यदि 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं मिलता, यदि आप इसमें रजिस्टर्ड हो 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता, तो आपको बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान भी इसमें दिया गया है कि आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए इस चीजों को समझना होगा। देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, देखिए देखिए अब देखिए ये देखिए ये जो फिगर, इस तरह से फिगर बनाने का जो चलन चला है यूपीएससी में, क्यों चला है? क्योंकि भैया ये टाइम बहुत कम कंज्यूम करता है, और टाइम कम कंज्यूम जैसा कि आप जानते हैं 3 घंटे में
20 प्रश्नों के जवाब देने होते हैं, इतना 20 प्रश्न, लंबे लंबे 20 प्रश्नों के जवाब देने होते हैं। तो ये जो आज के डेट में जो ये फिगर का और ये जो चार्ट का जो प्रोग्राम चला है, यूपीएससी में चलन चला है, ये इस वजह से भी चला है क्योंकि भैया ये 3 घंटे में 20 प्रश्न का जवाब आप नहीं दे पाओगे, इस तरह की चीजें नहीं करोगे। तो इनोवेशन करिए, अपने उत्तर में नवाचार लाइए, ठीक है, पहल करिए, नई नई पहल करिए कि उत्तर में किस तरह से कम समय में अधिक जानकारी दी जा सकती है, ठीक है। तो ये चार्ट बहुत है। देखिए इन्होंने कैसे लिखा है कि जो चुनौतियां आ रही है मनरेगा में, ये देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आधा मिनट लगा होगा, आधे मिनट से कम, 30 सेकंड से कम में ही ये चीज़ें हो गई होंगी। ये देखिए यूँ लिखा है, यूँ लिखा है, यूँ लिखा है, यूँ खत्म हो गया, इसकी चुनौतियां खत्म हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड से 45 सेकंड लगा होगा, उससे अधिक नहीं लगा होगा। तो भैया इस तरह से आपको आंसर राइटिंग करनी होगी, ठीक है। ये देखिए मैं स्क्रॉल कर देता हूं थोड़ा और इनका उत्तर समाप्त हो जाता है। तो भैया प्लीज़ इस वीडियो सेगमेंट में मेरा सीखने का यही मतलब होता है कि प्लीज़ आप लिखना शुरू करिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि भैया जो 1750 नंबर पूछे जाते हैं मेंस में, वो पूरा आपकी राइटिंग स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरह से उत्तर लिखते हो। लिखना ही सबसे महत्वपूर्ण हो चुका है आज की डेट में। यदि आप अच्छा लिखते हो तो मार्क्स अच्छे पाओगे, और यदि मेंस में आपने अच्छा कर लिया तो आपके सिलेक्शन की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। चीख के बताने की ज़रूरत बार बार बताता हूं, आज भी मेरा दायित्व बनता है कि आप चीख कर बताऊं। और प्लीज़ यदि आपको अच्छा लगा सेगमेंट तो शेयर करिए, कमेंट्स बॉक्स में भी आप कमेंट करिए, अपने आंसर राइटिंग, अपने आंसर लिखकर इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। रिव्यू रिप्लाई दिया जाएगा। क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि लोगों को लगता है कि रिप्लाई नहीं मिलता, तो सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिख दीजिए अपना, ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। टाइप करके लिख दीजिए ताकि लोगों को भी पता चले कि आपका आंसर कैसे है, क्या है, कैसे, और किस तरह से रिप्लाई लोगों को पब्लिकली रिप्लाई मिले, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट्स करें, लाइक भी करें और लोगों तक भी पहुँचाएँ। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।